हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अंश और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में ये पार्ट जो है 5 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट की मिल जाएगी, या तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ते आए हैं, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, ये क्लास 10th का भी एक चैप्टर है, जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जो है मानव पाचन तंत्र। तो हमने एक एक चीज़ मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है पार्ट 4 तक। अब पार्ट 5 में उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आगे के बारे में। तो दोस्तों हमने पार्ट यहाँ पे जो 8 लिखा है, ऐसे मैंने 7 पॉइंट पार्ट 4 तक बताए हैं। 7वां पॉइंट था पित्ताशय, उसके बाद आता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय क्या है? अग्नाशय में पाचन, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखो अग्नाशय में पाचन पहले, अब पार्ट 7 तक हमने पढ़ा था, पित्ताशय तक हमने पढ़ा था, पित्ताशय में पाचन, उसके बाद आता है अग्नाशय में पाचन। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, परीक्षा में आ सकता है। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जो है वो जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव्य होता है। अग्नाशय का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जब हम भोजन लेते हैं, यानी कि जब अग्नाशय में पहुंचता है, अग्नाशय का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.3 होता है, और इसमें मुख्य 3 प्रकार के जो है भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये इन तीनों को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस लिए कहा जाता है मैंने बता दिया है, परीक्षा में आ सकता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो आपको ऐसे लिख देना है कि यानी कि अग्नाशय में 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए पूर्ण पाचक रस इसे कहा जाता है। अग्नाशयी रस के एंजाइम निम्नलिखित हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, अग्नाशयी जो रस है उनके एंजाइम निम्नलिखित हैं, ये 3 एंजाइम हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या है देख लेते हैं। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है। जो प्रोटीन होता है जब हमारे शरीर में जाता है तो उसमें ये क्या करता है, ट्रिप्सिन एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, तो इसीलिए इसको जो है ट्रिप्सिन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है एमाइलेज। तो एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है। स्टार्च तथा गन्ने की शर्कराएं माल्टोज में बदलती जाती हैं, जो आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती हैं। एमाइलेज में क्या होता है कि क्रिया में कार्बोहाइड्रेट पर होती है। ठीक है, हम 3 चीज़ मुख्य लेते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज की जो प्रक्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज की क्रिया से वसा अम्ल और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पाचन तंत्र के खराब होने से निम्न विकार उत्पन्न होते हैं। जब पाचन तंत्र खराब होते हैं तो निम्न, यानी कि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विकार उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। यदि किसी भी जीव का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है तो उसके अनेकों बुरे परिणाम होते हैं, जिससे निम्नानुसार विकार का निर्माण होता है। अब कौन कौन सा होता है देखते हैं। तो जैसे पीलिया हो गया, वमन हो गया, व्राहिका हो गया, और देखते हैं प्रवाहिका के बाद आता है अनपच हो गया, कोष्ठबद्धता या कब्ज हो गया, पीलिया हो गया, अभी हमने पढ़ा था। अब तो देखते हैं पीलिया के बारे में, इतना चीज़ हो गया। अब हम लोग जो इतना ऊपर पढ़े हैं, हम लोग जो अभी ये पढ़ रहे थे पीलिया, वमन, प्रवाहिका, अब इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पीलिया क्या है। तो ये पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। जो पीलिया रोग होता है उसमें यकृत प्रभावित होता है, और पीलिया में त्वचा और आँख पित्त वर्वकों जो है वर्णकों के जमा होने से पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं वमन। तो देखते हैं वमन क्या है। वमन आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकालने की क्रिया है।
यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवाहिका। तो ये देखते हैं क्या है। आंध्र यूमस की अपसामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका कहलाता है। फिर से इसको देखते हैं, प्रवाहिका क्या है। ये है आंध्र यूमस की अपसामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। इसमें क्या होता है कि भोजन की जो अवशोषण क्रिया होती है वो घट जाती है। अब देखते हैं अनपच क्या है। तो इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अनपच। इस स्थिति में क्या होता है, भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइम के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, भोजन अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। तो ये किस कारण होती है, तो ये अपचय एंजाइम के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण यह होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठबद्धता या कब्ज। तो कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अब पाचन की क्रिया विधि। अब देखते हैं पाचन की क्रिया विधि क्या है। तो मनुष्य की पाचन क्रिया निम्न 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो हम लोगों में जो पाचन की क्रिया होती है वो 3 अवस्थाओं में गुजरती है। कौन कौन सी देखते हैं। ये पहला है मल परित्याग, दूसरा है मलाशय, तीसरा है गुदा। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आप वीडियो को, ये जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, आपकी बहुत काम आएगा। अगर आप 10th में हैं तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहला देखते हैं मल परित्याग। तो अपचय भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है वही मल होता है। ठीक है, जो है कुछ भाग आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात बच जाता है, आंत्र में बच जाता है, वही मल होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं मल में आहार का कुछ अपचय भाग भी होता है तथा आंत्र की श्लेष्मल कला के टुकड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यह हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक बार मल में जो है 15 अरब जीवाणु जो हैं शरीर से निकलते हैं। तो प्रत्येक बार मल में 15 अरब जीवाणु शरीर से निकलते हैं। ये बृहदान्त्र से ही आते हैं, वही जीवाणु का निवास स्थान है। इस कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो मल में जो है नाइट्रोजन की, यानी कि किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, वो है नाइट्रोजन, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। अब नेक्स्ट देखते हैं मलाशय। ठीक है, यह बड़ी आंत के सबसे नीचे थोड़ा फैला हुआ लगभग 12 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय जो होता है वह बड़ी आंत के सबसे नीचे थोड़ा फैला हुआ लगभग 12 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी पेशी परत मोटी होती है। मलाशय के म्यूकोसा में सिराओं का एक जाल होता है। जब ये फुल हो जाती हैं तो इनमें से रक्त निकलने लगता है, जिससे अर्ध या बवासीर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गुदा। अब हमारा तीसरा चरण जो है वो है गुदा, लास्ट है। गुदा पाचन संस्थान अंतिम भाग है। इसी भाग से मल का निष्कासन होता है। गुदीय नली शैसलिक परत एक प्रकार के सल्की उपकला की बनी होती है जो ऊपर की ओर मलाशय की म्यूकोसा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी चीज़ ना समझ में आया हो, तुरंत आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको जो है पक्का जो है समझ में आ जाएगा। तो मैंने बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और ये पार्ट 5 है, अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।